पर बोले पीएम मोदी, पार्टी पर देश की अखंडता कमजोर करने का लगाया आरोप। रैली में शामिल होंगी अरविंद केजरीवाल की पत्नी, दिल्ली सीएम का संदेश पढ़ेंगी सुनीता। विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम, इन रास्तों पर जाने से बचें। ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर यूपी में चुनाव लड़ेंगी पल्लवी पटेल। बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट की डेट और तारीख घोषित, आज दोपहर 1:30 बजे जारी होंगे नतीजे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच। मैं हूं आपके साथ अनुष्ठा। वक्त है ग्राउंड जीरो रिपोर्ट का। राजनीति में कई बार अपनों के बीच ही मुकाबला होता है। सत्ता हासिल करने के लिए परिवार के लोग ही अपनों के खिलाफ हो जाते हैं। कभी बाप बेटे तो कभी पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में नजर आते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। यहाँ चुनावी मुकाबला ननद और भाभी के साथ ही दो ऐसे परिवारों के बीच होने जा रहा है जो कुछ समय पहले ही एक थे। महाराष्ट्र की बारामती सीट से पिछले कुछ समय से काफी सुर्खियों में छाई रही है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले यहां से सांसद हैं। वहीं इस बार होने वाले लोकसभा चुनाव में सुप्रिया का मुकाबला अपनी भाभी सुनेत्रा पवार से होने जा रहा है। अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बारामती सीट से सुनेत्रा पवार को उम्मीदवार बनाया है। सुनेत्रा अजीत पवार की पत्नी है, तो वहीं अजीत पवार मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले के चचेरे भाई हैं। ऐसे में अब सुनेत्रा की चचेरी बहन और शरद पवार की बेटी सुप्रिया के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। बात करें बारामती लोकसभा क्षेत्र की, तो ये क्षेत्र पिछले 55 सालों से पवार परिवार का गढ़ रहा है। पहली बार शरद पवार ने बारामती से महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव जीता था। इसके बाद जीत का सिलसिला आगे भी जारी रहा। शरद पवार ने साल 1972, 78, 80 और 85 साथ ही 90 के विधानसभा चुनाव में यहां से शानदार जीत हासिल करी थी। यही वजह है कि इस क्षेत्र से पवार परिवार का खास रिश्ता बन गया है। पिता के इस रिश्ते को बेटी सुप्रिया सुले ने आगे बढ़ाया। सुप्रिया ने 2009 के इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रही, इसके बाद वो लगातार यहां से जीत दर्ज कर रही हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में सुप्रिया से आरएसपी के उम्मीदवार महादेव जगन्नाथ जानकर को शिकस्त दी थी। इस चुनाव में सुप्रिया ने 5,21,562 वोट हासिल किए थे। वहीं साल 2019 में लोकसभा चुनाव में सुप्रिया ने बीजेपी उम्मीदवार कंचन राहुल कूल को हराया था। सुप्रिया ने कंचन को 1,55,777 वोटों से मात दी थी। इस बार सुप्रिया सुले चौथी बार बारामती से चुनाव में उतर रही हैं, लेकिन इस बार उन्हें किसी और से नहीं बल्कि अपने ही परिवार से चुनौती मिली है। ऐसे में इस बार का चुनाव प्रक्रिया सुप्रिया के लिए आसान नहीं होगी और हालांकि शरद पवार क्षेत्र की जनता से सालों पुराने रिश्तों की दुहाई देकर बेटी को जिताने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं अजित पवार पीएम मोदी के सहारे मैदान में जीत दर्ज करके क्षेत्र में अपना कब्जा जमाने की फिराक में है। बारामती की जनता के लिए भी ये चुनाव सुप्रिया और सुनेत्रा की तरह किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। बारामती परिवार का गढ़ रहा है, जो कि इस परिवार के बीच होने वाले चुनावी मुकाबले का गवाह बनने जा रहा है। ऐसे में यहाँ के लोगों के लिए परिवार के दो सदस्यों में किसी एक को चुनना एक बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कच्चतीवू द्वीप पर सौंपने के फैसले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और पार्टी पर देश की अखंडता और हितों को कमजोर करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी की ये प्रक्रिया सूचना के अधिकार आरटीआई रिपोर्ट के बाद आई, जिसमें खुलासा ये हुआ कि कैसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने कच्चतीवू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया था। आरटीआई रिपोर्ट को आंखें खोलने वाली, चौंकाने वाली बताने हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस कदम से लोग नाराज हैं और कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आंखें खोलने वाली और चौंका
देने वाली नए तथ्यों का पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने बेरहमी से कच्चा तीवू को श्रीलंका को दे दिया था। इससे हर भारतीय नाराज है और लोगों के मन में ये बात आई कि हम कभी भी कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर सकते। भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना कांग्रेस का काम तरीका रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कांग्रेस के लिए धीमी तालियां, उन्होंने खुद द्वीप छोड़ दिया और उन्हें इसका कोई पछतावा भी नहीं था। कांग्रेस का कोई सांसद देश को बांटने की बात करता है तो कभी भारतीय संस्कृति और परंपराओं को बदनाम करता है। इससे पता चलता है कि भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ है, केवल हमारे देश को बांटना या तोड़ना चाहते हैं। कच्चातीवू द्वीप पर जहां तमिलनाडु के रामेश्वरम जैसे जिलों के मछुआरे जाते हैं क्योंकि भारतीय जल में मछलियां खत्म हो गई हैं, मछुआरे द्वीप तक पहुंचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पार करते हैं, लेकिन श्रीलंकाई नौसेना द्वारा हिरासत में लिए जाते हैं। बता दें कि ये रिपोर्ट तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई द्वारा पाक जलडामरू मध्य के क्षेत्र को पड़ोसी देश में श्रीलंका सौंपने के तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के फैसले पर मिली एक आरटीआई जवाब पर आधारित है। रिपोर्ट में इस मुद्दे पर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की टिप्पणियों का भी हवाला दिया गया। ये द्वीप हिंद महासागर में भारत के दक्षिण छोर पर है। ये भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच स्थित है। ये द्वीप 295 एकड़ में फैला है। ये द्वीप 17वीं सदी के मदुरई के राजा रामानंद के अधीन था। ब्रिटिश शासन के ये द्वीप मद्रास प्रेसिडेंसी के पास गया था। साल 1921 में भारत और श्रीलंका दोनों के मछली पकड़ने के लिए इस जगह को लेकर दावा किया था, लेकिन इसके बाद इसको लेकर कुछ खास नहीं हुआ। आज़ादी के बाद समंदर की सीमा को लेकर साल के बीच 4 समझौते हुए थे, जिसके तहत भारतीय मछुआरों को इस द्वीप पर जाल सुखाने, आराम करने की इजाज़त दी गई थी। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में इंडिया गठबंधन की आज रैली हो सकती है। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल रामलीला मैदान में रैली में शामिल होंगी। रैली में सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का संदेश पढ़ेंगी। आम पार्टी ने दावा किया है कि ईडी कस्टडी से अरविंद केजरीवाल ने देश के लिए संदेश दिया है, जिसको उनकी पत्नी पूरे देश के सामने पढ़ेंगी। आप मंत्री आतिशी ने कहा कि सुबह 10 बजे और लोग पहले से ही बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में देश भर से लोग आ रहे हैं। दिल्ली की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने उनकी जिंदगी बदल दी है। वो गिरफ्तार हैं, फिर भी उन्हें दिल्ली की चिंता है और उनके लिए संदेश भेज रहे हैं। आप मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम दिल्ली की सड़कों पर निकले और हमने देखा कि लोगों में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ गुस्सा है। लोगों को ये पसंद नहीं आया। एक तरफ सीएम को जेल हो गई। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ महारैली का आयोजन किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन की सभी पार्टी और उनके नेता हिस्सा लेंगे। देश में एक बड़ा संदेश और भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती भी होगी। आप नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और जो भी भाजपा सरकार के खिलाफ बोलता है, देश में विकल्प की बात करता है, उससे किसी भी फर्जी मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूरे देश इसके खिलाफ इकट्ठा हो गया है और हम सब ये बताने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि देश संविधान के हिसाब से चलेगा, ना कि वसूली गैंग के हिसाब से। आज इंडिया गठबंधन की रामलीला मैदान में रैली है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया गठबंधन की तरफ से आयोजित इस रैली में विपक्ष के कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। इसे लेकर रामलीला मैदान में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक पुलिस ने दिशा निर्देश जारी करे हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अनुसार बाराखंबा रोड से गुरु नानक चौक तक, रणजीत सिंह फ्लाईओवर, मिंटो रोड से गोल चक्कर कमला मार्केट, विवेकानंद मार्ग, हमदर्द चौक, दिल्ली गेट से गुरु नानक चौक तक जेएलएन मार्ग पर यातायात की आवाजाही को नियंत्रित किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर प्रतिबंध भी किया जाएगा। अजमेरी गेट, कमला मार्केट से चारों ओर, गुरु नानक चौक और वीआईपी गेट 2 के पास चमनलाल मार्ग, गुरु नानक चौक से तुर्कमान गेट तक भी यही स्थिति रहेगी। ये एडवाइजरी सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक लागू रहेगी। वहीं राजघाट चौक, मिंटो रोड, डीडीयू मार्ग, मिराड रोड, पहाड़गंज चौक,
ए पॉइंट और दिल्ली गेट पर सुबह से ही डायवर्जन रहेगा। अंतर्राज्यीय बस अड्डा, रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे की ओर से जाने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि वो पर्याप्त समय लेकर घर से निकलें। उधर महारैली के लिए पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। सभी गेट पर दिल्ली पुलिस के जवान के साथ साथ अर्धसैनिक बल भी तैनात किए गए हैं। पुलिस ड्रोन के जरिए पूरे इलाके पर निगाह रखते हुए पुलिस ने कुछ शर्तों के साथ रैली करने की अनुमति दी है। आयोजकों को पुलिस के मध्य दिल्ली के मार्च में न करने और ट्रैक्टर ट्रॉली और कोई हथियार नहीं रखने के लिए भी कहा गया है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था पर डीसीपी सेंट्रल एम हर्षवर्धन ने कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और सुचारू रूप से यातायात संचालन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रैली के आयोजकों ने कुछ नियमों और शर्तों का पालन करने का वचन दिया है जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। दिल्ली के लिए दोपहर 2 बजे तक समय की अनुमति है। हमने पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की है। जैसा कि आयोजक ने वचन पत्र में बताया कि रैली 2000 लोगों के आने की उम्मीद बताई जा रही है। अखिलेश यादव के साथ सीटों पर हुई असहमति के बाद अपना दल कमरेवादी आने वाले लोकसभा चुनाव में एआईएमआईएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। आज दोपहर लखनऊ में होने वाली प्रेस वार्ता में इस औपचारिकता पर मुहर लग जाएगी। बीच में ऐसी खबरें आई थी कि पल्लवी पटेल की मायावती के साथ बातचीत चल रही है और वो बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। इस गठबंधन की औपचारिक घोषणा आज लखनऊ में असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल की संयुक्त प्रेस वार्ता में की गई। इस गठबंधन के द्वारा यूपी की 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी की जा रही है। 3 दिन से पहले पल्लवी पटेल ने हैदराबाद ओवैसी से मुलाकात करी थी और आज इस गठबंधन को अंतिम रूप देने के लिए ओवैसी लखनऊ आ रहे हैं। संभवतः आज ही कुछ सीटों का ऐलान हो जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में अपना दल की नेता और सपा विधायक पल्लवी पटेल का अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन हो गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन से अलग होकर पल्लवी पिछड़ा, दलित और मुस्लिम नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रही हैं। लखनऊ में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पल्लवी पटेल फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी समेत आधा दर्जन सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का औपचारिक तौर पर ऐलान कर सकती हैं। पल्लवी पटेल की एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात भी हुई। इस मुलाकात के दौरान पल्लवी पटेल के साथ उनके पति पंकज निरंजन भी मौजूद थे। एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली और प्रवक्ता आसिम वकार भी मौजूद रहे। यूपी की करीब 30 सीटों पर दोनों दल मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। दोपहर 2:30 बजे संयुक्त प्रेस वार्ता के लिए इसका ऐलान करेंगे। पल्लवी पटेल लोकसभा चुनाव में अपना दल कमरेवादी के मैदान में उतरने की घोषणा कर सकती हैं। अपना दल कमरेवादी ने समाजवादी और इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दिया। आज लखनऊ में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी पल्लवी पटेल के साथ प्रेस वार्ता में मौजूद रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 2:30 बजे लखनऊ के क्लार्क अवध होटल में होगी। अपना दल नए साथी के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगा और खबरों की माने तो एआईएमआईएम और अपना दल तथा कुछ अन्य सहयोगियों के साथ एक नया गठबंधन भी बनेगा। दोनों दलों के शीर्ष नेता पीसी में मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव की रणनीति और सीट शेयरिंग पर बातचीत भी होगी। पल्लवी अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नेतृत्व पर गंभीर सवाल भी उठा सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्चा तिब्बू को लेकर सामने आई एक आरटीआई रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला है। पीएम मोदी ने विपक्षियों को घेरते हुए कहा है कि नए तथ्य से पता चलता है कि कांग्रेस किस तरीके से बेरहमी से कच्चा तिब्बू को छोड़ दिया। इसने हर भारतीय को नाराज कर दिया है। भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना कांग्रेस का 75 सालों से काम करने का तरीका रहा है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रिपोर्ट साझा करी है और उन्होंने पोस्ट करके लिखा है कि आंखें खोलने और चौंकाने वाला सच सामने आया है। नए तथ्यों से पता चलता है कि कांग्रेस ने किस तरीके से बेरहमी से कच्चा तिब्बू को छोड़ दिया।
इसने हर भारतीय को नाराज कर दिया है। हम कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना कांग्रेस का 75 सालों से काम करने का तरीका रहा है। तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई ने आरटीआई दायर करके कच्चातीवू के बारे में पूछा था। अब आरटीआई सामने आने पर पता चला है कि सन 1974 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका की राष्ट्रपति श्रीमोवा ने एक समझौता किया था। इसके तहत कच्चातीवू द्वीप को श्रीलंका को औपचारिक रूप से सौंप दिया गया था। बताया गया कि इंदिरा गांधी ने तमिलनाडु में लोकसभा अभियान को देखते हुए ये समझौता किया था। संसद के आधिकारिक दस्तावेजों और रिकॉर्ड से पता चलता है कि किस तरीके से अस्थिर भारत पाक जलमड़ाऊ मध्य प्रदेश द्वीप पर नियंत्रण की लड़ाई एक छोटे देश से हार गया था, तो इसे छीनने के लिए प्रतिबद्ध था। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में इस मुद्दे पर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की टिप्पणियों का भी हवाला दिया गया है। बता दें कि नेहरू ने कहा था कि उन्हें द्वीप पर दावा छोड़ने में कोई संकोच नहीं होगा। उन्होंने कहा, मैं इस छोटे से द्वीप को कोई महत्व नहीं देता हूं और मुझे इसके लिए अपने दावों को छोड़ने में कोई संकोच नहीं। नेहरू ने लिखा कि मुझे ये पसंद नहीं कि ये अनिश्चित काल के लिए लंबित रहे या संसद में इस मुद्दे को फिर से उठाया जाए। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद रोज नई नई बातें सामने आ रही हैं। परिजन इसे स्वाभाविक मौत नहीं मानकर हत्या के आरोप मान रहे हैं। वहीं सूत्रों से पता चला है कि मुख्तार को पेट की तकलीफ तो थी ही। उन्होंने बताया कि इस बात से पुष्टि भी की है और जब भी कोई डॉक्टर उसे देखने जेल में जाता था तो वो अपने दोनों हाथ पेट पर रखकर कहता था, इसका कुछ करो डॉक्टर साहब, ये पेट तो लगता है कि जान लेकर ही छोड़ेगा। मुख्तार को शनिवार सुबह 10 से 40 सुपुर्द खाक कर दिया गया। शुक्रवार रात 1 बजे मुख्तार का शव गाजीपुर के मोहम्मदाबाद स्थित पैतृक घर फाटक पहुंचा था। 9 घंटे शव घर पर रहा। पूरी रात रखे जाने के बाद सुबह 6 बजे उसे निकाला गया। परिवार करीबियों से आखिरी बार चेहरा देखा। इसके बाद कालीबाग स्थित कब्रिस्तान में करीब 24 घंटे पहले खोद कर तैयार की गई 7 फुट लंबी और 5 फुट गहरी चौड़ी कब्र में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। बांदा और चित्रकूट जिले के भी मुख्तार के सुपुर्दे खाक होने के वक्त मुस्लिम बंदियों ने मगफिरत की, अल्लाह से दुआ करी। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी लंबे समय तक रहा। वर्ष 2016 में आने के बाद कुछ दिनों के लिए पंजाब गया था और फिर वापस जेल आ गया था। जेल के बंदी उसे बेहद पसंद करते थे। वजह थी कि वो रमजान जैसे त्योहार पर गरीब बंदियों की मदद करता था। फाटक से जनाजा उठने से पहले बेटे उमर ने मुख्तार अंसारी की मूंछों पर आखिरी बार ताव दिया। मुख्तार अपनी मूंछों पर ताव देने के लिए मशहूर था। उमर अंसारी बांदा से अपनी पिता के शव वाहन के साथ लेके आया था। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें वो अपने पिता मुख्तार अंसारी की मूंछों को ताव देता नजर आ रहा है। बिहार बोर्ड 10th रिजल्ट की कक्षा 10वीं और बिहार बोर्ड वाले छात्रों के लिए एक बड़ी खबर आई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं बोर्ड परीक्षा 2024 रिजल्ट घोषित करने की डेट टाइम अनाउंस कर दिया गया है। बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज यानी रविवार 31 मार्च को दोपहर 1:30 बजे जारी किया जाएगा। बिहार विश्वविद्यालय परिसर समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर द्वारा बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2024 की घोषणा की जाएगी। बोर्ड रिजल्ट की घोषणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जाएगी। इसके बाद छात्र बीएसईबी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने बोर्ड रिजल्ट की जांच कर सकेंगे। बोर्ड रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को अपने एडमिट कार्ड में दिए गए रोल नंबर का प्रयोग करना होगा। बिहार बोर्ड के एक्स पर रिजल्ट जारी करने का तारीख और समय घोषणा की है। बिहार बोर्ड रिजल्ट की घोषणा के साथ ही बीएसईबी 10वीं के बाद टॉपर का नाम जारी करेगा। बोर्ड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टॉपर के नाम के साथ उनके अंक और प्रतिशत को भी बताएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा प्रसारण बिहार बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा और बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण होने के लिए छात्रों का कम से कम 33% अंक की जरूरत होगी। बिहार बोर्ड मैट्रिक का सभी पेपर कुल 100 अंकों के लिए होता है। एक या दो विषय में 33% से कम अंक वाले छात्रों को पास होने के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम देना होता है। हालांकि 2 से अधिक विषय में कम अंक लाने वाले छात्रों को पूरे साल की पढ़ाई दोबारा करनी पड़ती है।
आदित्य ठाकरे ने शनिवार को बीजेपी पर मुंबई से झुग्गियों में जबरन हटाने और उनमें रहने वाले लोगों को नमक से अड़ी पड़ी तटीय भूमि पर ले जाने बसाने की योजना बनाने का आरोप लगाया। इस पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने तीखा जवाब दिया कि उद्धव ठाकरे और उनके बेटे मुंबई का भाग्य तय नहीं कर सकते। पीयूष गोयल ने झुग्गी झोपड़ियों में पुनर्वास के लिए मुंबई में नमक से आच्छादित जमीन देने के विचार का स्वागत किया था। इस पर आदित्य ठाकरे ने ये एक बहुत ही खतरनाक योजना है। जो लोग झुग्गियों में रहते हैं उनकी आजीविका वहीं आसपास चलती है। हम उन्हें झुग्गियों को ऐसे क्षेत्र में ले जाने की उनकी योजना पर आगे नहीं बढ़ने देंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि बीजेपी की नीति गरीब खत्म करने की नहीं बल्कि गरीब लोगों को मिटाने की है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की चाल अपने दोस्तों को सारे नमक क्षेत्र देने की है। ठाकरे ने कहा कि स्थानांतरण पर फैसला मुंबई के लोग करेंगे, केंद्र नहीं। आदित्य ठाकरे के बयान के बाद पीयूष गोयल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उद्धव ठाकरे जी और उनके बेटे मुंबई का भाग्य नहीं तय कर सकते। ये शहर उन सभी के सपनों और आकांक्षाओं को कायम रखता है जो इसे अपना घर कहते हैं। जो लोग शहर की गंदी बस्तियों में रहते हैं उन्हें बेहतर जीवन जीने का पूरा अधिकार है। मुंबई को दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों में से एक तब्दील करने के दृष्टिकोण को लेकर मेरा विरोध करना उनके विकास विरोधी एजेंडे को दर्शाता है। उनके अंध विरोध में उनकी लोगों को दबाए रखने और उन्हें वंचित रखने की मानसिकता भी दिखाई देती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम प्रत्येक झुग्गीवासी को एक अच्छा घर उपलब्ध कराने और उनका पुनर्वास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उद्धव जी का बदनाम, निराश, हतोत्साहित और पटरी से उतर चुका नेतृत्व समाधान नहीं दे सकता बल्कि समाज में कलह ही पैदा करने वाला है। इससे पहले इंटरव्यू में पीयूष गोयल ने कहा था कि अगर वो निर्वाचित होते हैं तो वो एक ऐसी परियोजना पर काम करेंगे जो इस निर्वाचन क्षेत्र को पूरी तरीके से स्वच्छ कर देगी। इस क्षेत्र में मलाड, कांदिवली, बोरीवली जैसे उत्तर उपनगर शामिल हैं। लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एआईडीयूएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि अगर धुबरी सांसद दोबारा शादी करना चाहते हैं तो उन्हें चुनाव से पहले ऐसा कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर उन्हें गिरफ्तारी के लिए तैयार रहना चाहिए। हेमंत शर्मा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी और बहुविवाह अवैध हो जाएगा। बदरुद्दीन अजमल जो धुबरी निर्वाचन क्षेत्र से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, हाल ही में कहा कि कांग्रेस के लोग और रकीबुल हुसैन उनके प्रतिद्वंदी हैं और मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मेरे पास अभी भी इतनी ताकत है कि मैं शादी कर सकता हूं। यदि मुख्यमंत्री ना चाहें तो भी मैं ऐसा कर सकता हूं, यही मेरे ताकत है। शनिवार को एक रैली से इतर बोलते हुए असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। चुनाव के बाद असम में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। अगर वो उसके बाद शादी करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने हमें न्योता दिया तो हम भी जाएंगे, क्योंकि ऐसा करना गैरकानूनी नहीं है। हालांकि जहां तक मुझे पता है कि उनकी एक पत्नी है, वो चाहे तो दूसरी या फिर तीसरी बार भी शादी कर सकते हैं, लेकिन चुनाव के बाद हम बहुविवाह पर रोक लगा देंगे। इसका ड्राफ्ट तैयार है। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।